मैं सपने और उम्मीदें बेचता हूँ। हो सकता है कि आपको ये बहुत अजीब महसूस हो, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि मेरा पेशा यही है। जरूरतमंद मेरे पास आते हैं और सपने और उम्मीदें खरीद कर ले जाते हैं, और मैं उनसे अपनी सेवा का कुछ न कुछ मुआवजा वसूल कर लेता हूँ। मैं एक आमिल बाबा हूँ, इसी किस्म का आमिल जिस किस्म के आमिलों के बोर्ड आपने शहर में कई मुकाम पर देखे होंगे। मिनटों में परेशानी दूर, महबूब आपके कदमों में। मुकदमे में कामयाबी, औलाद का ना होना या होकर मर जाना, वगैरह वगैरह। मेरी शोहरत दूर दूर तक है। हर वक्त बेशुमार लोग मेरे आस्ताने पर हाजिरी दिया करते हैं। मैं खुद को सपने और उम्मीदें बेचने वाला ही कहा करता हूँ। लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें आने वाले अच्छे दिनों की खुशखबरी सुना देता हूँ। बहुत सौ के काम इसलिए बन जाते हैं कि उनका काम बनना ही था। किस्मत के धारे में उनकी कामयाबी सफर कर रही थी और वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और बहुत सौ की ख्वाहिश पूरी भी नहीं होती, क्योंकि मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जिनकी आरजुएं पूरी हो जाती है वो मेरा खूब प्रोपेगेंडा करते हैं, और जो मायूस रह जाते हैं वो इसे तकदीर का लिखा समझकर बर्दाश्त कर लेते हैं। उनकी अकीदत उन्हें मेरे खिलाफ नहीं जाने देती। इस तरह मेरा भ्रम कायम रहता है। इस पेशे में सबसे अहम बात यह है कि आदमी सामने वाले के दिमाग से अच्छी तरह वाकिफ हो। वो किसी को एक नज़र ही में भांप लेके उसे कौन सी परेशानी खींचकर यहाँ तक ले आई है, और उसी अंदाजे से उससे बात की जाए और उसे तसल्ली दी जाए। मुझे खुशी है कि मेरा अंदाजा 90% दुरुस्त हुआ करता है और लोग इसे मेरी करामत समझ लेते हैं। एक दिन मेरे पास एक ऐसा आदमी आया जो सूरत ही से बहुत परेशान हाल मालूम हो रहा था। उसकी शेव बड़ी हुई थी और उसका लिबास भी बहुत मामूली और मैला हो रहा था। जाहिर है कि उसको देखकर बड़ी आसानी से ये कहा जा सकता था कि वो बेचारा बेरोजगार और मुफलिस होगा, और हो सकता है कि किसी मुकदमे वगैरह में भी उलझा हुआ हो। मैंने पूछा, कब से बेरोजगार हो? ये मेरा उसूल था कि मैं जरूरतमंदों से तन्हाई में मुलाकात किया करता, इस तरह वो दिल खोलकर अपनी बात कह सकते थे। उसने जवाब दिया, सरकार आप तो रोशन ज़मीर हैं। अब आपको क्या बताना कि मैं कितना परेशान हूँ और मेरे हालात क्या है। आप तो सब कुछ जान गए हैं। मैं उससे बातें करता रहा और बातों बातों के दौरान उसके सारे हालात मालूम हो गए। उसका नाम अशरफ था। वो एकदम अकेला इंसान था। उसे अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उसने एक भटकी हुई जिंदगी गुजारी थी। किसी न किसी तरह उसने पढ़ाई तो हासिल कर ली थी, लेकिन अमली जिंदगी में उसकी तालीम उसके काम नहीं आ सकी थी, क्योंकि उसके पास सिफारिश नाम की कोई चीज नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से वो बेरोजगार होने के साथ साथ बेघर भी था। उसने अपनी कहानी सुनाकर कहा, बस सरकार ये है मेरी कहानी। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, आपकी कहानी लोग बताते रहते हैं। मैंने सोचा कि आखिरी कोशिश के तौर पर आपके दर पर किस्मत आजमाई जाए। बस ये सोचकर चला आया हूँ। अब आपकी निगाहे कर्म की जरूरत है। मैंने कहा, मैं एक गुनाहगार और बेबस बंदा हूँ, मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। इसलिए फिलहाल मेरे बस में सिर्फ इतना है कि तुमसे ये कहूँ कि जब तक तुम्हें रहने की जगह नहीं मिलती तुम यहीं रह जाओ। ये आस्ताना बहुत बड़ा है, यहाँ अच्छी खासी गुंजाइश है। वो मना करता रहा कि मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम बोझ नहीं बनोगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ रह सकते हो। और वो मेरे आस्ताने में मेरे साथ ही रहने लगा। मैंने उसके लिए कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया था। कुछ ही दिनों में वो एक बदला हुआ इंसान नजर आने लगा। वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा था। उसने खुद को मेरा मददगार साबित कर दिया था। उसने मेरे आस्ताने के बेशुमार काम संभाल लिए। सच ये है कि उसकी वजह से मैं बहुत आसानी महसूस कर रहा था। जो शख्स एक बार मेरे आस्ताने पर आ जाता, अशरफ उसकी पूरी मालूमात हासिल करके अपनी याददाश्त में जमा कर लेता। उसकी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी। मैंने उसकी तनख्वाह फिक्स कर दी थी। मैं ये नहीं चाहता था कि वो मुझे छोड़ जाए। उसने मुझे अपनी सेवा और खिदमत के जादू में गिरफ्तार कर लिया था। सच तो ये है कि उसकी वजह से मेरा कारोबार खूब चमक उठा था। मैं अपने काम को कारोबार ही कहा करता हूँ, क्योंकि इसके अलावा और था ही क्या। अब वो मेरे घर ही का एक फर्द बन गया था, और वो इस तरह के उसका किचन में भी आना जाना शुरू हो गया था। वो हर एक के लिए इतना ही वफादार था जितना मेरे लिए। खुदा ने मुझे दो बेटियां दी थी। एक की शादी हो चुकी थी जबकि छोटी कॉलेज में पढ़ रही थी। एक दिन मालूम हुआ कि अशरफ की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी।
उसने मेरी बेटी समरीन को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने भी उसमें कोई हर्ज महसूस नहीं किया, क्योंकि अब तो वो घर ही का एक आदमी हो गया था। वैसे तो वो दिन भर आस्ताने ही में रहता था, लेकिन शाम के वक्त 2-4 घंटे उसे कहीं आने और जाने की इजाजत भी थी। मेरा मतलब ये है कि उस पर कोई पाबंदी तो नहीं थी, लेकिन मैंने उससे कह रखा था कि वो अगर कहीं जाना चाहे तो जा सकता है। मेरी इजाजत के बावजूद वो बहुत दिनों तक कहीं नहीं गया। फिर शायद बोर होकर घूमने फिरने के लिए जाने लगा। उसकी ईमानदारी का ये हाल था कि वो अपनी गैर मौजूदगी में भी ऐसे इंतजाम कर जाता कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। एक दिन मुझे न जाने क्यों ये एहसास हुआ कि मेरे आस्ताने पर आने वालों की तादाद में कमी होने लगी है। ये कमी बहुत गैर महसूस तौर पर हो रही थी, और इस कमी का एक नतीजा ये निकला कि आस्ताने की आमदनी में कमी होने लगी। ये परेशानी की बात थी। मैंने जब इसका जिक्र अशरफ से किया तो वो भी सोच में पड़ गया और कहा, आप ठीक कह रहे हैं सरकार, मैं खुद भी इस बात को महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, अब जरा पता लगाने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अशरफ ने कहा, मैं जरूर इसका पता लगाऊंगा। और पता ये चला कि हमारे आस्ताने से कुछ फासले पर एक और आस्ताना वजूद में आ गया था। लोग अब उस आस्ताने की तरफ जाने लगे थे, क्योंकि वहां से लोगों को फायदे हासिल हो रहे थे। वैसे तो ये कोई फिक्र की बात नहीं थी, एक नहीं 10 आस्ताने होते। लेकिन परेशानी तो ये थी कि मेरे यहाँ से लोग उस तरफ जाने लगे थे। अगर यही सिलसिला जारी रहता तो कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ तो सन्नाटा हो जाता। कुछ दिनों के बाद उस नए आस्ताने के बारे में और भी मालूमात हासिल हुई। पता चला कि उस आस्ताने का मालिक अंधेरे वाला बाबा कहलाता था। उसका तरीका बहुत अलग था। वो एक ऐसे कमरे में जरूरतमंदों को मुलाकात के लिए बुलाता था जहाँ अंधेरा हुआ करता। जरूरतमंदों के चेहरे पर रोशनी पड़ती रहती, जबकि वो खुद अंधेरे में रहता था। फिर वो जरूरतमंदों से उनकी हाजत और तकलीफें पूछता था। अशरफ ने भी इसी किस्म की मालूमात दी थी। अब सवाल ये था कि उस अंधेरे वाले बाबा के लिए क्या किया जाए। एक तरीका तो ये था कि सब्र करके बैठा जाए और उस वक्त का इंतजार किया जाए जब लोग खुद ही उससे बेजार होना शुरू कर दे। लेकिन हो सकता था कि ऐसा ना हो और लोगों में उसकी मकबूलियत बढ़ जाए। फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। बहुत कुछ सोचने के बाद आखिरकार मैंने खुद एक दिन अंधेरे बाबा के पास जाने का फैसला किया। उसके बारे में ये भी मालूम हुआ था कि वो सिर्फ शाम को बैठा करता है, जबकि दूसरे वक्त में वो इबादत वगैरह किया करता है। मेरे ख्याल में ये सब ड्रामा था, लोगों को मरूब करने का तरीका था। मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं अंधेरे वाले बाबा से मिलना चाहता हूँ, वरना सब मना करते, क्योंकि ये मेरी शान के खिलाफ था। अब मैं लोगों को ये किस तरह बताता कि मैं अपने आस्ताने के लिए उसकी जात को कितना बड़ा खतरा महसूस कर रहा हूँ। लिहाजा एक शाम मैं उसके आस्ताने पर पहुँच गया। मैंने एक एहतियात ये की थी कि अपने चेहरे को एक मफलर से लपेट रखा था ताकि लोग मुझे पहचान ना सके। मुझे ये अंदेशा था कि उसके आस्ताने पर मुझे जानने वाले मौजूद होंगे, और ऐसा ही हुआ। वहाँ बहुत से लोग मेरे ही आस्ताने से उठकर गए थे। मेरी एहतियात मेरे काम आ गई थी। मैं भी एक तरफ जाकर बैठ गया। वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो आने वालों के नाम दर्ज कर रहे थे। बाकायदा सिस्टमैटिक अंदाज में काम हो रहा था। मैंने अपना नाम कुछ और लिखा दिया। वहाँ अपना नाम छुपाना भी जरूरी था। बहुत देर बाद मेरी बारी आ गई और मेरे नाम का ऐलान किया गया। मुझे एक ऐसे कमरे में बिठाया गया जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। सामने दीवार की तरफ एक सर्च लाइट मौजूद थी जो मेरे बैठते ही मेरे चेहरे पर रोशन हो गई। मेरी आंखें चुंधियाने लगी थी। सामने की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी, अलबत्ता इतना जरूर लग रहा था कि दीवार के साथ जो तख्त लगा हुआ है उस पर कोई साया सा मौजूद है। मैंने अपने चेहरे पर अभी तक मफलर लपेट रखा था। फिर सामने तख्त पर बैठे हुए आदमी ने नरम लहजे में मुझसे कहा, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें। और उस आवाज ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैं उस आवाज को पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। वो 100% अशरफ की आवाज थी। वही अशरफ जो मेरे साथ था, जिसने मुझसे बहुत कुछ हासिल किया था और जो हर शाम को कहीं चला जाया करता था। बहुत सी बातें अब समझ में आने लगी थी। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने अपने चेहरे से मफलर भी हटा दिया और उससे कहा, अशरफ मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूर परेशानी हो गई होगी। एक सन्नाटा हो गया। फिर सर्च लाइट ऑफ हो गई और उसके साथ ही पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। सामने तख्त पर अशरफ बैठा था और कमाल ये था कि उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि वो बड़ी बेबाकी से मुस्कुरा भी रहा था। उसने मुझसे कहा, तो आप यहाँ तक आ ही गए। मैंने कहा, हाँ।
मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि वो कौन है जो मेरी जड़ खोखली कर रहा है। वो कौन है जो मुझे तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अब पता चला कि वो तुम हो जिसने मेरी मेहरबानियों का फायदा उठाया, जिसने मेरी नरमी और मोहब्बत का इस तरह इस्तेमाल किया। अशरफ ने मुझसे कहा, मेरी समझ में नहीं आया कि आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। क्या किसी शख्स को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक नहीं है? ये तो एक कारोबार है साहब, जिसकी मर्जी हो वो मार्केट में अपनी दुकान खोल सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप इस बात के तो कायल होंगे कि हर शख्स की किस्मत उसके साथ होती है, जिसके मुकद्दर में जितना हो उसे मिलकर रहता है। मैंने गुस्से में उसकी बात काट दी और कहा, मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम इतने नमक हराम साबित होगे। अगर तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं था तो फिर अंधेरे में बैठे रहने का क्या मतलब था, सिर्फ इसलिए ना कि कोई तुम्हें पहचान न सके। अशरफ ने कहा, नहीं, बल्कि ये यहाँ आने वालों को मुतासिर करने का एक तरीका है। आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि इस धंधे में इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने कहा, लानत हो तुम पर, अब तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। अशरफ ने कहा, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। अब मेरा धंधा बहुत सेट हो गया है, लोग मुझे बहुत मानने लगे हैं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और एक बात और सुन लो, हो सकता है कि ये बात आपको नहीं मालूम हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी समरीन से शादी करने वाला हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं हैरत से मुंह खोले उसकी तरफ देखता रह गया। उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपका होने वाला दामाद एक ज़हीन आदमी है और उसकी इनकम आपसे ज्यादा है। उसका भविष्य बहुत रोशन है। मैं जोर से चीखा, बकवास मत कर। मैंने उसे खूब बातें सुनाई और वहां से लौट आया। गुस्से ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं जानता था कि अगर कुछ देर और उस कमीने से उलझा रहा तो न जाने क्या हो जाएगा। वो बहुत ही कम नसीब साबित हुआ। इंसान के फितरत उसके इरादों की राह में दीवार बन जाती है। मैं ये बता चुका हूँ कि वो मुझे पसंद आया था। उसने मेरे घर में अपनी एक जगह बना ली थी। मैं समरीन से उसकी शादी का इरादा कर चुका था, लेकिन उसने समरीन को जबरदस्ती और मक्कारी से हासिल करने की कोशिश की थी और ये मैं किसी तौर गवारा नहीं कर सकता था। मुझे उन दोनों को उस इरादे से रोकना था। उसका अंदाज ये बता रहा था कि उसने समरीन को पूरी तरह अपने बस में कर लिया है। वो उसके असर में है और हो सकता है वो मुझसे भी बगावत कर बैठे। लेकिन बाप होने की हैसियत से ये मेरा फर्ज था कि एक बार उसे समझाने की कोशिश करूं। मैंने समरीन को अपने कमरे में बुलाकर बात शुरू की। मैंने उस पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि अशरफ से मेरी क्या बात हुई है। मैंने समरीन से कहा, बेटी, मैं अपने एक फर्ज को पूरा करना चाहता हूँ। अगर इस वक्त तुम्हारी अम्मी होती तो वही तुमसे बात करती, लेकिन वो नहीं है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। देखो बेटी, हर लड़की को उसके घर से जुदा होना पड़ता है। तुम्हारी बड़ी बहन रुखसत होकर अपने घर में आबाद हो चुकी है, इसीलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी अपना घर आबाद कर लो। समरीन ने अपनी गर्दन झुका ली। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश कर लिया है। अभी हाल ही में अमेरिका से आया है और यहाँ अपना कारोबार कर रहा है। ये मैंने बस यूं ही समरीन को परखने के लिए एक फर्जी नाम ले लिया था। समरीन एक झटके से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और कहा, ये नहीं हो सकता, मेरा मतलब है अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। समरीन ने मुझे मना कर दिया। मैं सब कुछ समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। उस वक्त मेरा खून खौल रहा था। दिल तो यही चाहा कि समरीन को मारना शुरू कर दूं, फिर किसी न किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके खामोश रहा। इस मसले का हल इस तरह नहीं निकल सकता था। अगर अशरफ इतना मक्कार और साजिशी ना होता तो मैं हंसी खुशी समरीन का हाथ उसके हाथ में दे देता, लेकिन मैं ये जानता था कि ये बेवकूफ लड़की अगर एक बार उसके चंगुल में फंस गई तो फिर जिंदगी भर रोते रहेगी। अब सवाल ये था कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर मुझे शाकिर हुसैन का ख्याल आया। शाकिर मेरा एक ऐसा दोस्त था जो मेरे इस धंधे का हमेशा मजाक उड़ाता रहा था, जो मेरे साथ इतना फ्री था कि मुझे बुरा भला भी कह सकता था। वो एक ज़हीन इंसान भी था और ये भी अच्छी बात थी कि अशरफ उसे नहीं जानता था। अशरफ के होते हुए शाकिर एक बार भी मेरे पास नहीं आया था। इस नाजुक मौके पर वही मेरे काम आ सकता था, इसलिए एक दिन मैं अपने आस्ताने से छुट्टी करके उसके पास पहुंच गया। वो मुझे देखकर हैरान हुआ था और मुझे देखते ही बोला, इसे कहते हैं चमत्कार। दूसरे तो तुम्हारे दर पर अपने मसले लेकर जाया करते हैं और आज तुम मेरे पास चले आए।
मैंने कहा शाकिर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं जानता हूँ कि सिवाय तुम्हारे मुझे इस परेशानी से कोई नहीं निकाल सकता। फिर मैंने उसे अब तक की सारी कहानी सुना दी। उसने कहा ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। बहरहाल अब तुम क्या चाहते हो, ऐसे लोगों को सजा तो देनी चाहिए। तुम्हारे जहन में क्या तरकीब है? मैंने कहा मेरे जहन में कोई तरकीब नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। शाकिर ने कहा देखो, मैं उस शख्स से तुम्हारी जान छुड़वा दूंगा। समरीन भी उससे बदगुमान हो जाएगी और वो भी लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा छोड़ देगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम भी इस काम से तौबा कर लोगे, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ और करोगे। मैंने कहा ये वादा इतना आसान नहीं है दोस्त, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं किया। शाकिर ने कहा ये कोई बात नहीं हुई, अगर तुम सीधी राह पर चलने का इरादा कर लो तो सीधी राह भी तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। मैं उसके लिए भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने शाकिर से कहा ठीक है, बस एक बार उसे सबक मिल जाए तो फिर मैं ये काम छोड़ दूंगा। मैं उससे वादा किया। मुझे अब उस दिन का इंतजार था जब अशरफ का तमाशा खत्म होने वाला था। मुझे यकीन था कि मेरा दोस्त इस सिचुएशन को संभाल लेगा और कोई ऐसा रास्ता जरूर तलाश कर लेगा जो अशरफ के रास्ते बंद कर सकता हो। और हुआ भी यही। कई दिनों के बाद एक दिन ये खबर मिल ही गई कि अंधेरे वाले बाबा ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। वो अचानक ही कहीं गायब हो गया है। मैंने उसी दिन शाकिर हुसैन से मुलाकात की और उसने जो बात मुझे बताई वो बहुत हैरान करने वाली थी। उसने कहा मेरे दोस्त, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी की शादी अशरफ से ही कर दो। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और कहा क्या तुम भी नाकाम हो गए हो, जबकि मैंने ये सुना है कि उसने अपना आस्ताना बंद कर दिया है। शाकिर ने कहा उसने अपना आस्ताना बंद कर दिया है, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने कोई तरकीब इस्तेमाल की है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता था। मैंने कहा पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। शाकिर ने कहना शुरू किया देखो, एक दिन ऐसा हुआ कि तुम अपने अकीदतमंदों में घिरे हुए थे कि तुम्हारी बड़ी बेटी आसफा तुम्हारे घर आई। अशरफ उस वक्त तुम्हारी दूसरी बेटी को पढ़ा रहा था। आसफा बहुत परेशान मालूम हो रही थी, उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसकी आंखें रो रही थी। समरीन ने जब उससे खैरियत पूछी तो वो फट पड़ी। उसने जो कुछ बताया वो बहुत अफसोसनाक था। उसने कहा कि ससुराल में उसकी जिंदगी अजीरन कर दी गई थी। उसका हर वक्त मजाक उड़ाया जाता कि उसका बाप एक जाली पीर है, उसकी परवरिश हराम के माल से हुई है, वगैरह वगैरह। वो ये फैसला करके आई थी कि किसी तरह तुम्हें समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम मसरूफ थे। उसकी हालत देखकर समरीन को भी रोना आ गया, क्योंकि उसका भी भविष्य सामने था। वो भी इस बात से परेशान थी कि अगर कहीं इधर उधर उसकी शादी हो गई तो फिर क्या होगा। उसकी ससुराल वाले भी ताने दे देकर उसकी जिंदगी भी अजीरन कर देंगे। ये सब देखकर अशरफ ने भी ये फैसला किया कि वो इस कारोबार से तुम्हें निजात दिलाएगा, कोई ऐसा चक्कर चलाएगा कि तुम ये सब छोड़ दो। बहुत सोच समझकर उसने ये रास्ता निकाला कि खुद एक जाली पीर बनकर बैठ गया और तुम्हारे पास आने वालों को तोड़ना शुरू कर दिया। तुमने देख लिया कि तुम्हारा आस्ताना वीरान होने लगा था, तुम परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ उसने तुम्हारी बेटी पर ये दबाव डाला कि वो उससे शादी की जिद करे। और अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, तुम तो ये समझते होगे कि अशरफ मुझे नहीं जानता। ऐसी बात नहीं थी। समरीन ने मेरा परिचय उससे करवा दिया था। मैंने एक गहरी सांस ली। तो ये कहो कि मेरे खिलाफ बाकायदा साजिश तैयार की गई थी। हाँ, तुम चाहो तो इसे साजिश कह सकते हो, लेकिन ये साजिश नहीं थी, तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने के तरीके थे। एक दिन समरीन अशरफ को मेरे पास लाई। मैं सच कहता हूँ, अशरफ मुझे पहली नजर में बहुत अच्छा और माकूल मालूम हुआ। समरीन ने मुझसे कहा अंकल, मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ। हम ये चाहते हैं कि अब्बा ये धंधा बंद कर दे, और खुद आपकी भी यही ख्वाहिश होगी, क्योंकि आप भी कई बार उन्हें समझा चुके हैं। मैंने कहा हाँ बेटी, मैं भी कई बार उसे समझा चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारा बाप मेरा दोस्त है। समरीन ने कहा अब हम सब ने मिलकर उनके लिए एक साजिश तैयार की है। मैं जानती हूँ कि वो परेशान होकर आप ही के पास मशवरे के लिए आएंगे, तो उस वक्त आप उनसे ये वादा ले लीजिए कि वो ये काम छोड़ देंगे। उसके बाद वही हुआ जो हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए सोचा था। अशरफ एक अच्छा लड़का है, उसने खुद बुरा बनकर तुम्हारे लिए एक अच्छी जिंदगी का सपना देखा है। अब इस ख्वाब की ताबीर तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है।
तुम उन दोनों को बल्कि हम सबको एक अच्छे रास्ते पर चलने की खबर सुना सकते हो। मैंने वाकई इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि आसफा के साथ उसके ससुराल में क्या हो रहा होगा। अब तुमने बताया है तो एहसास हो रहा है कि मैंने वाकई जो किया अच्छा नहीं किया। वो बेचारी शर्म से अपने बाप का परिचय भी नहीं करवा सकती होगी। तुम सब ने मिलकर मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन अशरफ कहाँ है? शाकिर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो 1-2 दिन में खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। एक अरसे के बाद तुम्हारी तरफ से मुझे एक अच्छी खबर मिली है। अब तुम अपने वादे पर कायम रहना। मैं अपने वादे पर कायम रहा। मैंने अपना आस्ताना बंद कर दिया। वो मकान मेरा अपना था, इसलिए उसे बेचकर एक दूसरे मोहल्ले में आकर रहने लगा। इस काम में कई दिन लग गए थे और मुझे अशरफ का इंतजार था, लेकिन वो न जाने कहाँ चला गया था। हम तकरीबन 1 महीने तक उसका इंतजार करते रहे। मैंने सोचा अब कुछ भी हो ये काम नहीं करना था। असल परेशानी अशरफ की तरफ से थी, रोजगार का कोई मसला नहीं था। शाकिर की मदद से मैंने एक दुकान खोल ली थी और दुकान में बैठने लगा। शुरू शुरू में तो परेशानियां हुई थी, क्योंकि मैं कभी इस किस्म की मेहनत का आदी नहीं रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई और कारोबार भी चल निकला। अब रास्ता बहुत हमवार और खुशगवार था। सिर्फ अशरफ का इंतजार था कि वो आए तो मैं अपनी बेटी के फर्ज से निजात पालूं। मुझसे कहीं ज्यादा शदीद इंतजार समरीन को था। वो बेचारी हर वक्त उसकी राह देखती रहती, लेकिन वो न जाने कहाँ चला गया था। ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता आसमान से सिर्फ मुझे सीधे रास्ते पर लाने के लिए उतरा हो और अपना फर्ज अदा करके वापस चला गया हो। आखिरकार जब हम उसकी तलाश में मायूस हो गए तो मैंने समरीन के लिए कोई रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। जाहिर है उस बेचारी को कब तक किसी के इंतजार के सहारे बिठाकर रखा जा सकता था। इसी तलाश में मुझे हमीद नाम का एक लड़का पसंद आ ही गया। वो किसी फर्म में अच्छे ओहदे पर काम करता था। वो एक सुलझा हुआ और मोहज़्ज़ब लड़का था। उसके घरवाले भी हमारे यहाँ आए और उन्होंने समरीन को भी पसंद कर लिया। सब कुछ ठीक हो चुका था कि एक उलझन सामने आ गई। वो लोग इस रिश्ते के लिए अपने पीर साहब से इजाजत लेना चाहते थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, आप जैसे माकूल लोग कहाँ इन चक्करों में पड़े हुए हैं। मैंने उनसे ये नहीं बताया कि मैं खुद भी एक लंबे अरसे तक ये सब कर चुका हूँ। उसके बाप ने कहा, बस आप इसे हमारा अकीदा समझ ले, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप खुद भी हमारे साथ उनके पास चलें। वो बहुत पहुँचे हुए हैं। हालांकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन दिलों में उतरकर देख लेते हैं। उन सब ने अपने नौजवान पीर साहब की इतनी तारीफ की कि मेरे दिल में भी उनसे मिलने का शौक पैदा हो गया और मैं उनके साथ एक दिन पीर साहब के आस्ताने पर पहुँच गया। उस आस्ताने को देखकर मैं दंग रह गया था। एक शानदार सी कोठी थी जिसके कमरों में आला दर्जे का फर्नीचर मौजूद था, और उस कोठी का मालिक वो नौजवान पीर कोई और नहीं अशरफ था। हम दोनों हैरत से एक दूसरे को देखते रह गए थे। मैंने हैरत से पूछा, अशरफ ये तुम हो? हमीद के पिता बहुत हैरान हुए और पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अशरफ मेरा हाथ थामकर बराबर वाले कमरे में ले आया और मुझसे पूछा, आप यहाँ कैसे चले आए? मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है अशरफ? तुमने जिस रास्ते से मुझे दूर रखने का मंसूबा बनाया, आज तुम उसी रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमने तुम्हें कहाँ था तलाश नहीं किया है। बेचारी समरीन तुम्हारे लिए अभी तक इंतजार में बैठी है। अशरफ ने कहा, वो बहुत अच्छी लड़की है जनाब, उसकी कदर कीजिए और उससे कह दीजिए कि मैं उसके काबिल नहीं रहा, क्योंकि हराम की कमाई ऐसे नशे की तरह होती है, जिसकी आदत लग जाए तो फिर बहुत मुश्किल से छूटती है। मैं अब इस जिंदगी का आदी हो चुका हूँ।